दोस्तों, हम भारत में अयोध्या से थाईलैंड में अयुथाया तक की यात्रा पर थे। एक दिन पटाया में बिताने के बाद हम निकल चले थे बूरीराम के लिए, जो थाईलैंड में कंबोडिया बॉर्डर के नज़दीक है। बूरीराम को सिटी ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 30,000 की है। यहाँ शिव जी का हज़ारों साल पुराना एक मंदिर है। इसी मंदिर को देखने की ख्वाहिश हमें इस छोटे से शहर में खींच लाई। हमने यहाँ पर शिव साधना का अद्भुत नृत्य भी देखा। आप ये पूरा वीडियो थाईलैंड यात्रा के पिछले व्लॉग में ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए आप उसे अभी देख सकते हैं। थाईलैंड यात्रा के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बूरीराम की यात्रा में हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे और कैसे इस यात्रा को पूरा किया। आइए चलते हैं भारत में राम की नगरी से थाईलैंड में राम की नगरी तक के इस सफ़रनामे पर। हम आधी रात के बाद पटाया से बूरीराम पहुंचे। होटल लेकर सो गए। सुबह आंख खुली तो फ्रेश होकर सबसे पहले चल दिए स्कूटी रेंट पर लेने। लेकिन होटल से बाहर निकले ही थे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दिखाई दिया ब्रह्मा जी का ये मंदिर। थाईलैंड में कई घर या प्रतिष्ठानों के आगे आपको इस तरह के ब्रह्मा जी के मंदिर दिखाई देते हैं। गणेश जी की पूजा का भी यहाँ रिवाज है। कमाल की संस्कृति है यहाँ की। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े अपनी स्कूटी रेंट पर लेने के लिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो सहारा लिया गूगल मैप का। लगभग 300 मीटर के फासले पर स्कूटी रेंटल का ऑफिस मिल गया। थाईलैंड में अगर कोई शहर सही से घूमना चाहते हैं तो स्कूटी रेंट पर लेना बेस्ट ऑप्शन रहता है। 300 बात में आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। फ्यूल का चार्ज अलग से होता है। हमें भी स्कूटी इसी कीमत पर मिली। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते चलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। स्कूटी से निकले तो सबसे पहले पहुँचे किंग रामा फर्स्ट के मॉन्यूमेंट पर। अगर आप बूरीराम शहर में हैं तो यकीन मानिए इस जगह पर आप ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे। किंग रामा फर्स्ट का मॉन्यूमेंट शहर के प्रवेश द्वार पर एक चौराहे पर स्थित है। इस मॉन्यूमेंट पर किंग रामा फर्स्ट की कांसे की प्रतिमा और उन्हें हाथी पर सवार होकर युद्ध करते दिखाया गया है। किंग रामा फर्स्ट थाईलैंड के चक्री राजवंश के संस्थापक हैं। साथ ही बूरीराम शहर को भी इन्होंने ही बनाया था। आपको इस मॉन्यूमेंट पर आने के लिए खास सावधानी बरतनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर के व्यस्त चौराहे पर स्थित है। इस पूरे मॉन्यूमेंट को सुंदर लाइटों से सजाया गया है। अब हमारा अगला ठिकाना था बूरीराम इंटरनेशनल सर्किट, जिसे एक कमर्शियल नाम चांग इंटरनेशनल सर्किट से भी जाना जाता है। बूरीराम यूनाइटेड इंटरनेशनल सर्किट बैंकॉक से 400 किलोमीटर दूर है। इस सर्किट को बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ 6 सर्किट वेरिएशंस हैं और इनमें से 3 पर एक ही वक्त में रेस ऑर्गेनाइज हो सकती है। सर्किट की शुरुआत 4 और 5 अक्टूबर 2014 को जापानी सुपर जीटी सीरीज़ के साथ हुई थी। तब यहाँ 1,30,000 स्पेक्टेटर्स जुटे थे। यहाँ आसपास रेस्टोरेंट मिलते हैं। हैंग आउट के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं तो फिर नाश्ता, लंच और डिनर भूल जाइए। मैकडॉनल्ड से लेकर हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन फूड किसी दूसरे ग्रह से आया शब्द दिखाई देता है। हमने मैकडॉनल्ड्स में जाकर वेज फूड के बारे में पता किया तो जवाब मिला नहीं। यही नज़दीक बूरीराम कैसल भी है। यहाँ आपको 2 पीरियड मानो एक साथ दिखाई देते हैं। एक ओर खमेर सभ्यता को दिखाता फेनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क का रिप्लिका तो दूसरी ओर आई मोबाइल स्टेडियम, बूरीराम इंटरनेशनल सर्किट और हैंग आउट की बेहतरीन जगहें। बूरीराम कैसल में आपको अद्भुत शांति का एहसास होता है। यहाँ आप इतिहास को आंखों के सामने देख सकते हैं।
दोस्तों मैं चांग इंटरनेशनल सर्किट है उसके जस्ट सामने खड़ा हूँ। वो एंट्री गेट है उसका, आपको देख रहा होगा पीछे। देखिए ये मैं दिखा दूँ, वो देखिए वो लिखा हुआ है चांग इंटरनेशनल सर्किट और डेस्टिनेशन ऑफ स्पीड। और इसके पास ये कैसल है जो फेनोम रंग है उसका रेप्लिका बनाया गया है। यहाँ पर सामने देखिए मंदिर है, एक हिंदू मंदिर की तर्ज पर ही वो मेन मंदिर वो है और उसकी एक नकल पे ये बनाया गया है। और ये पूरा जो एरिया है ये एक हब है एक तरह से पार्टी का, खाने पीने का। यहाँ कई आउटलेट्स हैं, स्कूल भी हैं। और लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ न के मतलब कोई इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं। तो ये आबादी का रेशियो है यहाँ पर बुरीराम के अंदर। 30 से 35 हज़ार के बीच आबादी है शहर की। बहुत ही खूबसूरत शहर है, छोटा शहर है, प्यारा शहर है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। दोस्तों किसी ज़माने में जो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी उसी की एक जो कह लीजिए कि वही घोड़ा गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन घोड़ा नहीं है इसके आगे। तो ये थाईलैंड में हूँ मैं, बुरीराम में, और इस घोड़ा गाड़ी ने मुझे बीते दौर की याद दिला दी है। बहुत ही क्यूट पिक्चर है, वेरी नाइस। आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कमाल की चीज़ रही होगी। ये भी मनुष्य ने कितनी प्रगति कर ली है। ये बच्चे यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं, वो ब्रेन स्कूल है सामने और उसी के बच्चे हैं ये बुरीराम में। हम यहाँ से निकले तो रास्ते में दिखाई दिया थाईलैंड का कटहल। ये है थाईलैंड का कटहल। हमारे यहाँ जो कटहल होता है वो अलग तरह का होता है और यहाँ के जो कांटे हैं वो कहीं ज़्यादा नुकीले हैं। और देखिए काटने की प्रक्रिया भी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये, अंदर से कैसा दिखता है। इसके जो फल निकलते हैं वो भी बड़े बड़े निकलते हैं अंदर से। वो कुछ ऐसे निकलते हैं, मैं आपको दिखाऊँ अगर, वो इस तरह के निकलते हैं जो ये लोग निकाल के भी बेचते भी हैं। ये देखिए। अब हम बुरीराम शहर में दोबारा दाखिल हो चुके थे। यहाँ हमें दिखाई दी वो खाई जो कभी बुरीराम शहर की दीवार के साथ साथ बनाई गई थी। आज दीवार का कोई निशान नहीं है, सिर्फ ये खाई ही बची है जो दीवार के साथ साथ बनाई गई थी। बुरीराम शहर की दीवार के बारे में कहा जाता है कि ये मिट्टी की ऊंची दीवार थी जिसे शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। शहर के चारों ओर बनी इस खाई को अंग्रेजी में मोट और स्थानीय भाषा में ललोम कहा जाता है। ये 1800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आज ये किसी नदी की तरह दिखाई देती है। इसकी औसत चौड़ाई 80 मीटर और लंबाई लगभग 5000 मीटर है ना कमाल की बात। इसके बाद हम पहुंचे सिटी पिलर श्राइन पर। सिटी पिलर श्राइन बुरीराम प्रोविंस के मियोंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहले ये एक छोटा मंदिर था जिसे 2005-2007 के बीच में ध्वस्त कर दिया गया था, फिर से बनाया गया। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल फेनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क से मेल खाता है। एक और अजीब बात, यहाँ बुरीराम के 2 सिटी पिलर्स दिखाई देते हैं। अब हम चल दिए फेनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क और प्रसाद मियोंग डैम के सफ़र पर, वो भी बुरीराम शहर से 65 से 70 किलोमीटर दूर कंबोडिया बॉर्डर पर। थाईलैंड की कमाल की सड़क पर यह सफ़र कभी ना भूलने वाला रहा। आप इन दोनों प्राचीन हिंदू मंदिरों के बारे में वीडियो को पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। फेनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क और प्रसाद मियोंग डैम की यात्रा यादगार रही। यहाँ शिव साधना का अद्भुत नृत्य दिखाई दिया। ये हजारों साल पुराना शिव मंदिर है। दोस्तों अगर मैं अपने अनुभव बयां करूं तो देखिए, सुबह जब मैं निकला स्कूटी लेकर तो मैं जब डिस्टेंस को मैंने चेक किया तो डिस्टेंस 65 किलोमीटर से ज़्यादा का दिखा रहा था यहाँ से। और फिर मैंने सोचा कि कल मैं टैक्सी करूँगा और तभी जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और एक अनजान शहर में ठीक नहीं लगा मुझे ऐसा। लेकिन फिर अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि चलो चलते हैं। और जब मैं गया तो यकीन मानिए दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में ऐसी 2 व्हीलर की राइड नहीं की थी। गजब का एकदम
अनुभव है, गजब का एक्सपीरियंस रहा मेरा। ऐसा हाईवे एक्सप्रेस पे जो भी कह लीजिए, मैंने ऐसी जगह आज तक स्कूटी नहीं चलाई थी। थाईलैंड में गजब की सड़कें हैं, गजब के रोड हैं, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होती है और उतना ही गजब का लोगों का ट्रैफिक सेंस भी है। मैंने अयुथाया में साइकिल राइड की और मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि पीछे जब गाड़ी वाले आ रहे थे ना, वो हॉर्न मारते हैं और वो खड़े रहते हैं, पीछे आराम आराम से आते रहते हैं। अगर बीच में है तो जब आप साइड होते हैं तब वो आपसे आगे निकलते हैं। तो हॉर्न नाम की चीज़ भी यहाँ मैंने सुनी नहीं और लोगों का सेंस तो है ही कमाल का। और यही वजह है कि आपको गाड़ियों पर कोई भी डेंट नहीं दिखता है। तो ये हाल है यहाँ थाईलैंड का। अगर आप भी टू व्हीलर का शौक़ रखते हैं तो मैं कहूँगा कि इस हाईवे पर एक बार ज़रूर आप राइड करें। इन दोनों मंदिरों की यात्रा के बाद जब हम वापस बुरीराम की ओर लौटे तो दिखाई दिए थाईलैंड के खेत। एक बार तो ऐसा लगा कि मानो हम भारत में ही किसी जगह पर हों। हमें ऐसा क्यों लगा, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, मैं आपको थाईलैंड के खेत और थाईलैंड के गांव दिखाता हूँ। देखिए, ये गन्ने का खेत है और कैसे यहाँ पर जो गन्ने हैं, गन्ने की फसल की कटाई हो रही है और किस तरह मजदूर इस काम में जुटे हुए हैं। गन्ने की कटाई हो रही है और जब मैं जा रहा था तो गन्ने की कटाई वहाँ से शुरू हो रही थी, लेकिन जब मैं लौट रहा हूँ तो पूरा गन्ने की कटाई हो चुकी है। अभी ये लोग आराम कर रहे हैं और देखिए, ये लोग कोई भी हिंदी नहीं जानते, सब थाई स्पीकिंग लोग हैं। इनको थाई भाषा ही आती है और पूरे थाईलैंड में लोग सिर्फ थाई ही जानते हैं और कोई भाषा नहीं जानते हैं। तो ये है, देखिए, गन्ने का खेत। थोड़े से काले गन्ने हैं तक क्योंकि ये जलाए गए हैं और इसलिए थोड़ा सा रंग इनका बदला हुआ दिख रहा है। तो ये है थाईलैंड का गांव और थाईलैंड का गन्ने का खेत। दोस्तों देखिए, थाईलैंड में जो गायें होती हैं वो भी भारत की तरह ही होती हैं। यूरोप में जैसे आप देखते हैं ना, ब्रीडिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, ब्रीड उनकी वैसा नहीं होता। यहाँ पर जो गायें हैं वो भारत की तरह ही होती हैं। वापसी में एक जगह फिर से फ्यूल लिया। फेनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क और प्रसाद म्योंग टैम में तो टूरिस्ट दिखाई दिए, मगर गिनती के। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि शहर में अकेले ही घूम रहे हैं। फ्यूल भरवाते हुए भी ऐसा ही एहसास हुआ। रास्ते में एक ऐसा घर दिखाई दिया जिसे देखकर लगा कि किसी हॉरर मूवी की हवेली हो। बुरीराम शहर और इससे बाहर घूमते घूमते भूख तेज लग आई थी। वेजिटेरियन फूड का कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो मिल गया फूड चाट। 20 बात में फ्रूट चाट खाया। इसके बाद कुछ एनर्जी का एहसास हुआ। जहाँ फ्रूट चाट खाया वहीं से एक रास्ता नखोन रचसीमा के लिए और उबोन रचथानी के लिए निकलता है। आप इन दोनों शहरों को भी घूम सकते हैं। थाईलैंड में ये भी कमाल की जगहें हैं। रास्ते में एक बुद्ध मंदिर पर कुछ देर हम और रुके। यहाँ से आगे चले तो आया खाओ क्रादोंग फॉरेस्ट पार्क। खाओ क्रादोंग फॉरेस्ट पार्क बुरीराम शहर के बाहर 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में है। इसमें 265 मीटर ऊंचा एक विलुप्त ज्वालामुखी है जिसका गड्ढा आज भी दिखाई देता है। इस जगह को पहले फाओम क्रादोंग के नाम से जाना जाता था। इसका खमेर अर्थ कछुआ शैली का पर्वत है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस पर्वत का आकार कछुए जैसा ही है। इसके शिखर पर फ्रासुप थारा बॉफिट बुद्ध हैं, जिसके शिखर पर एक मंच है जहां से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी का गड्ढा अक्सर पानी से भरा रहता है। यहाँ आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। अंदर विजिट करने के लिए 1969 में एक लंबी सीढ़ी बनाई गई थी जिसके ज़रिए आप पहाड़ी पर चढ़कर बुद्ध की मूर्ति को देख सकते हैं। इसमें 297 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। खाओ क्रादोंग वॉल्केनो फॉरेस्ट पार्क में हर साल 2 फेस्टिवल होते हैं, खाओ क्रादोंग फेस्टिवल और वॉल्केनो फेस्टिवल बुरीराम, जो आमतौर पर क्रिसमस और नए साल के बीच मनाया जाता है। भाई, इस गन्ने के रस में ना तो इन्होंने नमक मिलाया है और ना ही कोई भी बाहर से चीज़ ऐड की है, सिर्फ रस है। हाँ, आइस ये लोग बहुत मिलाते हैं, बट मैंने मना किया कि आइस चुटकी भर डालिएगा। चुटकी भर माने तो 1 चम्मच के लिए लगभग, वरना वो तो पूरा आधा जो ये ग्लास आप देख रहे हैं पूरा आइस से भर देते हैं वो लोग। और थाई लोग ऐसे ही पीते हैं, कोई भी ड्रिंक होती है तो वो लोग ऐसे ही आधा जो ग्लास होता है उसको आइस से भर देते हैं, बाकी कॉफ़ी हो या जो भी चीज़ हो, जो भी फ्लेवर हो वो मिलाते हैं। खैर, मैंने आइस नहीं मिलाया है, बट टेस्ट सिंपल है, सादा है, अच्छा है। कुछ नहीं तो कुछ तो सही। और ये देखिए, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है कि पकड़ने के लिए ये लगाते हैं ये लोग, ताकि आप यू कैन कैरी इट वेरी ईजली।
मैंने इसको यहाँ पर देखिए स्कूटी में यहाँ मैंने टांग दिया है इस जगह पर। तो अगर रास्ते में जहाँ जहाँ मन करेगा मैं इसको पीते रह सकता हूँ बीच बीच में, ठीक है। नाइस ना। तो ये है स्टाइल यहाँ का, थाई स्टाइल ड्रिंक्स को कैरी करने का और पीने का भी स्टाइल। अब शाम ढलने को थी, हम वापस बुरीराम शहर लौटने लगे। मोबाइल पर गूगल मैप लगाकर बहुत हेल्प मिली। शहर लौटे तो भूख फिर से लग गई। अब पूछते पूछते एक रेस्टोरेंट पहुँचे। यहाँ रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने राइस और वेजिटेबल का ये कॉम्बो तैयार किया। कीमत लगी 50 बात। स्वाद कमाल का था। लेकिन तो बड़ी मुश्किल से इनको समझाया है ट्रांसलेटर टूल की मदद से, और काफ़ी देर बाद इनको समझ में आया कि नो एग और नो मीट, सिर्फ वेजिटेबल्स मिलाना है इसमें, मुझे फ्राइड राइस बनाना है। अगला दिन आया तो सुबह एक बार फिर बुरीराम घूमने निकले, लेकिन सुबह होटल से निकलने पर जब स्कूटी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसे घसीटते घसीटते हम पहुंचे उसी जगह जहां से उसे रेंट पर लिया था। रास्ते में कुछ थाई लोगों ने पूछा कि क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि नज़दीक से ही इसे हायर किया था, अब वापस करूँगा। थाई लोग टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहते। पूरा देश टूरिज्म पर ही टिका है। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे यहाँ इंतज़ार करते। जब ऑफिस खुला तो उन्होंने दूसरी स्कूटी दी। यहाँ से हम चले तो पहुँचे बुरीराम मॉन्स्टर फिशिंग पार्क। बुरीराम मॉन्स्टर फिशिंग पार्क हाल में बना थाईलैंड का सबसे नया फिशिंग पार्क है। यहाँ की मछलियों में सियामीज जाइंट कार्प, एलिगेटर गार, अरापियामे, मेकॉन्ग जाइंट कैटफिश, रेड टेल कैटफिश शामिल है। ये फिशिंग पार्क एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और शहर से बाहर है। इसके ओनर हैं मिस्टर विंटी। यहाँ मछलियाँ पकड़ने के 5 स्टेशन हैं। इन सभी में शेडो बिजली का बंदोबस्त है। यहाँ सुंदर लकड़ी से बना शैलेट है। अगर आप कुछ वक्त यहाँ रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं। छोटी रसोई, शावर, शौचालय और एक बेड, हर चीज़ का बंदोबस्त है यहाँ। पार्क के मैदान बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेइंग एरिया भी है। अगर आप यहाँ फूड ट्राई करना चाहते हैं तो इसे पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है। अगर आप खुद से फ़िश पकाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव और बारबेक्यू भी अवेलेबल है। 2 लोग 2 छड़ों, शैलेट और 24 घंटे मछली पकड़ने का मौका चाहते हैं तो आपको 5000 बात चुकाने होंगे। आपको यहाँ टेंट भी मिलते हैं जिसकी कीमत 500 बात है। इसमें नाश्ता भी शामिल होता है। अब वक्त था बुरीराम से विदा होने का। जहाँ से स्कूटी हायर की थी वहीं के ओनर ने हमारे लिए खास तौर पर वेजिटेरियन फूड मंगवाया और बस स्टेशन तक ड्रॉप भी करवाया। इनका खुद का रेस्टोरेंट है, बार और स्कूटी कार रेंटल सर्विस का बिजनेस है। रेस्टोरेंट में बीफ से लेकर जाने क्या क्या भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने बाहर से सेवाएं ली। बुरीराम से हम चल दिए थे बैंकॉक की ओर। रात में बैंकॉक पहुंचने के लिए हम नखोनचाई एयर की बस में सवार हो चुके थे, ढेर सारी यादों को लेकर। आइए अब जान लेते हैं कि अगर आप बुरीराम आना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं। बुरीराम पहुंचने के लिए आपको एयरपोर्ट, सड़क और ट्रेन की सुविधाएं मिलती हैं। बुरीराम में एक एयरपोर्ट है जहां बैंकॉक के डॉन म्योइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट मिलती है। बात करें सड़क यातायात की तो हाईवे 218, 219, 226 और 2074 से आप यहां आ सकते हैं। बुरीराम में रेलवे स्टेशन भी है और यहां आने के लिए आप थाईलैंड के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन ले सकते हैं। आप बैंकॉक से भी ट्रेन के ज़रिए यहां आ सकते हैं। नेशनल बस कंपनी ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड बुरीराम बस स्टेशन तक के लिए बसें चलाती है। बस स्टेशन से लगा हुआ है नखोनचाई एयर का भी टर्मिनल है। आप यहाँ के लिए भी बस ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में किसी दिलचस्प जगह की जानकारी लेकर। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।